सो गाइस कोई भी सिस्टम जो रहता है वो डिफरेंट प्रोसेस करके अपने फाइनल स्टेट तक पहुंचता है, तो उन्हीं सब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। और मैं आप सभी से यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग एक बुक ले लो, पेन ले लो और मेरे साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो, फिर इसका जैसे मैं सॉल्व करवा रहा हूं फिर आप भी सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो आपकी चीजें बहुत फटाफट होते चली जाएगी। जिसको लोग हार्ड हार्ड टॉपिक बोलते हैं ना, बहुत सिंपल टॉपिक है आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो इस आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में अगर बताऊं तो इसके नाम में ही इसका काम छिपा हुआ है। देखो फिजिक्स के अंदर ना आप अगर पहचान करना चाहते हो तो उसके नाम से बहुत सारी चीजों की पहचान कर सकते हो। इस कंडीशन के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर गाइस, जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। पर उसको समझने के लिए कुछ चीजें आपको और समझना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक आप सभी को पता है, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ओके, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब इसके अंदर क्या है, आइसोथर्मल के अंदर जो हमारा प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज होता है, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है बट टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और जिस केस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा वहां इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ये दिमाग में रख लो। इसीलिए यहां Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। ओके, तो जितना हम हीट देंगे उतना ही वर्क होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कुछ एक्साइटेड होकर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो जितना हीट देंगे उतना ही सिस्टम क्या करेगा, वर्क परफॉर्म करेगा। क्लियर? तो भाई अब हम इसके अंदर हमें निकालना पड़ेगा ना वर्क, वर्क निकालना पड़ेगा। देन क्यू निकालना पड़ेगा। क्यू मतलब अपना हीट, हमने हीट मतलब जितना वर्क होगा, जितना हीट देंगे उतना ही वर्क होगा। आपको बता दिया ना कि इसके अंदर जो हीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए यूज नहीं हो रहा है, तो सारा का सारा हीट किसके लिए यूज हो जा रहा है, सारा का सारा हीट वर्क डन करने के लिए, मतलब काम करने के लिए यूज हो जा रहा है। अब इसके अंदर गाइस अगर मैं इसके ग्राफ को देखना चाहूं और बताना चाहूं तो सिंपल सी बात है, आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज हो रहा है। और प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये वाला लाइन जो वाई एक्सिस है ये प्रेशर डिनोट कर रहा है, और ये वाला लाइन जो है ये हमें वॉल्यूम बता रहा है। एक्स एक्सिस वॉल्यूम बता रहा है और ये वाई एक्सिस क्या बता रहा है, प्रेशर बता रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर अगर इनकेस प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एंड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो सिंपल सी बात है ग्राफ ऐसे जाएगा। प्रेशर डिक्रीज होना मतलब नीचे जाना एंड वॉल्यूम इंक्रीज होना मतलब आगे जाना। ओके, समझ में आया? तो इसीलिए इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, क्योंकि प्रेशर अगर कम हो रहा है तो नीचे जाएगा एंड वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब क्या होगा, ये आगे जाएगा। क्लियर? अगर ऐसा है कि वॉल्यूम कम हो रहा है एंड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ये ऐसा जाएगा, प्रेशर ऊपर जाएगा एंड ये पीछे की तरफ बढ़ेगा। पीछे की तरफ बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए इसका ग्राफ ऐसा, और ये ग्राफ आपको पता रहना चाहिए। समझ में आया? तो चलो फाइंड करते हैं इसका जो एक्सप्रेशन है जिसमें हमें W की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहली बात तो भाई आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता होगा। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन पता होगा। आपने ये किया था P इक्वल टू PV इक्वल टू NRT, ये आप सभी को पता है, पता ही होगा। अब इस केस के अंदर क्या हो रहा है गाइस, अगर आप समझोगे तो N नंबर ऑफ मोल्स, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तीनों की तीनों चीजें कांस्टेंट है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि बताओ P इक्वल टू NRT अपॉन V, ये मैंने लिख दिया। अब गाइस क्या होगा, मुझे तो W फाइंड करना है, और मैंने क्या बोला कि सबसे पहले हम कंप्लीट बॉडी का नहीं फाइंड करते, सबसे पहले हम छोटे से पार्ट का फाइंड करते हैं। इसलिए मैं यहां ले लूंगा DW। और इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि W इक्वल टू PdV कैसे आ गया, तो प्लीज पहले वाला वीडियो जाके देखो, फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा तो कोई मतलब नहीं है। इसके पहले वाला वीडियो देखो, अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। फिर मैंने क्या किया, मुझे कंप्लीट बॉडी का भी फाइंड करना है ना, इसलिए मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। और कहां से कहां तक ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। क्लियर? अब चलते हैं आगे। इंटीग्रेशन ऑफ DW मतलब एक छोटे बॉडी को जैसे मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो कंप्लीट बॉडी का आ जाएगा, इसलिए मैंने कैपिटल W ले लिया। अब P की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं VI VF। ओके, P की जगह पे क्या आ जाएगा, NRT V। देखो इस P की जगह पे क्या आ जाएगा, NRT V, और आगे वाला DV। देखो P की जगह पे क्या आ गया, NRT V अपॉन DV। ओके, क्लियर? अब चलते हैं आगे। एक मिनट, मैं इसको अब ऊपर दे देता हूँ जिससे आपको समझेगा। चला भाई ऊपर चले जाओ आप। अब देखो गाइस, W यहां निकल गया, मैं यहाँ थोड़ा अंडरलाइन कर दूं एक, इसी जगह पे रहेगा तो आपको समझेगा अच्छे से। अब देखो N की वैल्यू कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है एंड T कांस्टेंट है। R की वैल्यू प्लीज कमेंट में लिख के मुझे बताओ क्या होता है। N कांस्टेंट होता है, R कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर इस केस के लिए कांस्टेंट है, तो जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा।
जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, वी आई वी एफ, और क्या बचा हमारा 1/v dv। क्लियर। अब गाइस याद रखना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर, इस केस के अंदर हम लोग यूज करेंगे नेचुरल लॉ। कौन सा लॉ यूज करेंगे, नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv क्या होता है, क्या होगा हमारा नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ वी आई वी एफ। ओके, ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना है। इंटीग्रेशन 1/v dv, तो हम इसको नेचुरल लॉग में लिखेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जनरली इस फॉर्म के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नेचुरल लॉग लिखते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है नेचुरल लॉग ऑफ v। देखो नेचुरल लॉग ऑफ v, नेचुरल लॉग ऑफ v, और फिर मैंने लिमिट अप्लाई कर दी वी आई टू वी एफ। तो कैसे हो जाएगा ये, एन आर टी, v के जगह पे फाइनल माइनस इनिशियल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो नेचुरल लॉग ऑफ v के जगह वी एफ माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वी आई। ओके, अब गाइस देखो दोनों में से नेचुरल लॉग कॉमन आ जाएगा, एन आर टी, दोनों में से नेचुरल लॉग कॉमन आ गया। यहां क्या बचा, वी एफ माइनस वी आई। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, अगर मैं इसको लिखने जाऊं तो मैं क्या, देखो माइनस है ना, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, एन आर टी, एन आर टी नेचुरल लॉग, देखो वी एफ माइनस है तो वी एफ ऊपर, एंड थोड़ा इसको ऐसे लिखो, बेस में लिखना, वी एफ अपॉन वी आई। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डब्ल्यू। डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया, एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ वी एफ अपॉन वी आई। क्लियर, ये हो गया हमारा डब्ल्यू की वैल्यू। अब डब्ल्यू की वैल्यू ये हो गई। अब हमें क्यों, क्योंकि हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के थ्रू हमें डब्ल्यू भी फाइंड करना रहता है, क्यू भी फाइंड करना रहता है, एंड डेल्टा यू भी फाइंड करना रहता है। इस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए डेल्टा यू तो जीरो हो गया, बट अब जितना डब्ल्यू है उतना ही क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहां लिखूंगा, बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या था, चलो मैं लिख देता, क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ओके क्लियर, पर डेल्टा यू का इसका है जीरो है, इसलिए क्यू इक्वल टू क्या आ गया, डब्ल्यू हो गया। अब डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, ये देखो ये वाली, एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ वी एफ अपॉन वी आई। क्लियर, तो ये हो गया हमारा। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, क्यू भी फाइंड कर लिया, डब्ल्यू भी फाइंड कर लिया, और डेल्टा यू तो हमारा क्या है, जीरो है। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा प्रोसेस की तरफ। तो गाइस अब चलते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस। देखो इसके नाम में ही काम छुपा हुआ है। आइसोबेरिक प्रोसेस मतलब जिसके अंदर प्रेशर, जिस प्रोसेस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट हो उसको हम बोलेंगे आइसोबेरिक। बार, आपको पता है ना बार किसका यूनिट है, तो उसी से आप दिमाग लगा सकते हो। अरे सर ने बोला था आइसोबेरिक मतलब जिस प्रोसेस के अंदर प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। और प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आप सभी को पता है इसके अंदर दो चीजें चेंज होगी। क्या चीजें चेंज होने वाली है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये दोनों क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। बट गाइस एक ये ऐसा प्रोसेस है ना जिसके अंदर ना तो क्यू जीरो होता है, ना तो डेल्टा यू जीरो होता है, ना तो डब्ल्यू जीरो होता है। कोई वैल्यू जीरो इसके अंदर नहीं होती। बस इसके अंदर क्या जीरो होता है, डेल्टा पी, मतलब इसके अंदर प्रेशर चेंज नहीं होता, इसलिए डेल्टा पी इक्वल टू क्या लेते हैं हम, जीरो लेते हैं। इसको दिमाग में रखना। और साथ ही इसके ग्राफ को आइसो बार कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसो बार। और ग्राफ के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं, समझाना चाहूं, एक्सप्लेन करना चाहूं, तो सिंपल सी बात है। देखो ये वाला लाइन मैंने आपको अभी बताया ना कि ये वाला लाइन हमारा क्या होता है, प्रेशर के लिए वाई एक्सिस, और ये वाला वॉल्यूम के लिए। अब देखो यहाँ एक ही पॉइंट पे, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, एक ही पॉइंट पे ऐसा लाइन बना हुआ है, मतलब एक ही पॉइंट पे, मतलब इसके अंदर प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। ये आगे बढ़ रहा है मतलब कहां बढ़ रहा है, वॉल्यूम की तरफ बढ़ रहा है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है बट इसके अंदर प्रेशर चेंज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि देखो एक ही पॉइंट पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप इसके लिए ग्राफ क्या कर सकते हो, बना सकते हो। एकदम ध्यान से समझ लो, एकदम प्यार से, कि इसके अंदर एक ही पॉइंट पे है, एक ही पॉइंट पे, बट ये चेंज कैसा हो रहा है, ऐसा चेंज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है बट प्रेशर क्या है इसके अंदर, कांस्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एकदम प्यारा सा और एकदम अच्छे से प्रोसेस हम इसको करेंगे। देखो इसके अंदर सबसे पहले हम वही फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक हम यहां लिख देते हैं।
चलो मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट के ऊपर ही ले लूंगा कि आपको एक ही साथ सब चीजें दिखेगी। हाँ, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ओके, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक। अब मुझे Q भी फाइंड, डेल्टा U फाइंड करना, W फाइंड करना, दोनों की वैल्यू पुट करूंगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा हम इस सिस्टम के अंदर हमने कितना हीट यूज किया था, कितना हीट ऐड किया था। तो सबसे पहले W आप सभी को हमने पीछे फाइंड ही किया था, क्या था, P इंटू डीवी। और ये कैसे आएगा इस प्लीज इसके पहले वाले वीडियो में जाके देख लेना। और पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, आप सभी को पता है। पीवी इक्वल टू क्या होता है, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, यही होता है ना। तो भाई यहां भी पीवी इक्वल टू पीवी इक्वल टू, ये डीवी क्यों लिखा है क्योंकि छोटा सा वॉल्यूम चेंज हुआ है इसलिए डीवी लिखा हुआ है, बट जनरली फोकस करो पीवी इक्वल टू एनआरटी। आरटी है ना, पर यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसलिए T2 माइनस T1 लिखेंगे, T2 माइनस T2। जनरली ये ऐसा रहेगा एनआरटी डेल्टा टी, बट यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसलिए मैंने क्या लिखा, T2 माइनस T1। ओके, ये हो गया हमारा। अब हमने W निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, इसको चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब हम निकालेंगे इंटरनल एनर्जी, और ये हमने केटीजी में पढ़ा था कि हमें इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम चेंज करने के लिए क्या रहता है, एन स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। तो ये इसको हम कैसे लिखेंगे, एन स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम T2 माइनस T1। क्लियर, डेल्टा टी को मैंने लिख दिया। तो ये दोनों चीजें, और ये हो गया हमारा थर्ड। क्लियर। अब मैं सेकेंड और थर्ड को, इंटरनल एनर्जी हमने केडीजी में देखा था कि हम उसको कैसे फाइंड करते हैं, तो एन नंबर ऑफ मोल्स स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर हमारा T2 माइनस T1 हो गया। तो हमें ये डेल्टा V डेल्टा U मिल गया। अब ये दोनों की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा, चलो पुट करते हैं हम। Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब डेल्टा U कितना है दोस्तों, ये देखो, एन CV T2 माइनस T1। याद रखना अपना फाइनल वाला जो रिजल्ट है उसमें ऐसा कांस्टेंट प्रेशर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि हम आइसोबेरिक की बात कर रहे हैं। अगर फाइनल हमारा ऐसा कुछ आता है तो चीजें हमारी सही है। प्लस W कितना है, ये देखो, NR T2 माइनस T1। क्लियर। अब देखो गाइस, इसमें से कुछ चीजें कॉमन निकल रही है, यहाँ N कॉमन निकल रहा है, N कॉमन हमने निकाल दिया। आप बोलोगे सर T2 भी कॉमन आ रहा है, T2 माइनस T1, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, N हमने कॉमन निकाल लिया। इस साइड क्या बचा है, इस साइड बचा CV, इस साइड CV बचा, और ये भी तो कॉमन निकलेगा। प्लस, और इस साइड क्या बचा, N कॉमन निकाले, ये भी कॉमन जाएगा, R बचा, और क्या कॉमन आया, T2 माइनस T1। ओके, देखो N दोनों में से कॉमन निकाल लिया, T2 माइनस T1 कॉमन निकाल लिया, और क्या बचा अंदर, CV प्लस R, CV प्लस R, ये हमें अंदर बचा। और मेयर्स रिलेशन में, केटीजी का थर्ड चैप्टर में मेयर्स रिलेशन में हमने पढ़ा था कि CV प्लस R क्या होगा हमारा, COV प्लस R क्या होता है, CP होता है, क्या होता है, CP। और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा T। तो ये हो गया हमारा, कितना हीट हम ऐड करेंगे, NCP इंटू डेल्टा टी। देखो एट अ कांस्टेंट प्रेशर आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, एट अ कांस्टेंट प्रेशर हमें मिल गया। तो गाइस इसके अंदर हमने डेल्टा U फाइंड किया, कितना हीट सिस्टम के अंदर ऐड कर रहे हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। देन हमने वर्क डन भी फाइंड किया, वर्क डन ऊपर दिखाई दे रहा है, वर्क डन का फॉर्मूला ये देखो, ये। तो गाइस इस तरह से तीनों चीजें हमने इसके अंदर फाइंड किया, और ऐसा ही सेम टू सेम करना है। बाकी कुछ मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ हार्ड लगा। सबसे पहले हमने Q लिखा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अकॉर्डिंग लिखा। फिर इसके बाद हमें W चाहिए और डेल्टा U चाहिए, तो W हमने ऐसे लिखा। देन डेल्टा U हमें पता है, हमने थर्ड चैप्टर में देखा तो हमने लिखा। फिर इसके बाद गाइस हमने सबकी वैल्यू को पुट करके हमने क्या फाइंड कर लिया, Q फाइंड कर लिया, और हमारा आ गया, देखो N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, C स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, एंड डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर। और इस केस के अंदर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है ना। तो चलो और चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो गाइस आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर कुल मिला के नाम में ही फिर से काम छुपा। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, एक्सपांड नहीं हो रहा है, तो वर्क होगा क्या। आप सभी को फिजिक्स में आपने पढ़ाई है, जब कोई चीज एक्सपांड होती है, डिस्प्लेस होता है, तो ही वर्क होता है। तो इस केस के अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा V इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इसके अंदर चेंज हो ही नहीं रहा। और वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा मतलब कोई चीज एक्सपांड नहीं हो रही है,
तो वर्क भी क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये बात मेरा दोस्त याद रखना। और इसके अंदर अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ के बारे में एक चीज जरूर सुन लेना कि अब इसके अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो देखो ये वाई एक्स एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट आपको दिखाई देगा, एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे, ये देखो एक ही जगह पे है, बट ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब प्रेशर चेंज हो रहा है, बट वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ इस तरह से, प्रेशर चेंज हो रहा है बट वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो इस केस के अंदर मैंने चीजें बता दी। एक बार और अगर हम एक्सप्लेन करना चाहे, अगर मैं चीजें एक बार बताना चाहूं आपको, तो ये देखो इस केस के अंदर गाइस जो हमारा वॉल्यूम है वो डेल्टा वी चेंज नहीं हो रहा है, और डेल्टा वी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इस केस के अंदर वर्क डन होगा ही नहीं, क्योंकि कोई चीज अगर एक्सपांड नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो सिंपल सी बात, अगर कोई चीज डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो वहां वर्क होगा नहीं होगा। तो अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं तो Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो भाई ये W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां बस क्या बचेगा, डेल्टा यू प्लस 0 मीन्स Q इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू तो अभी हमने फाइंड किया था। ओके, डेल्टा यू क्या था, कैसे फाइंड करते हैं, एन सी वी इंटू डेल्टा टी। ओके, ये हो गया हमारा Q की वैल्यू। तो देखो गाइस इसके अंदर, इस केस के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमने डेल्टा यू फाइंड किया जो सेम है एन सी वी इंटू डेल्टा टी। आप सभी को पता है ना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि इस केस के अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम ही है, तो फाइनल रिजल्ट भी अपना यही आ रहा है। और सेम इसी का आंसर कौन है, Q भी ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ W0 है, W0, तो जितना इंटरनल एनर्जी, जितना हीट हम ऐड करेंगे उतना ही क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, समझ में आया, और उतना ही इंटरनल एनर्जी चेंज होगा जितना हीट क्या होगा हम ऐड करेंगे। तो कहने का मतलब जितना डेल्टा यू है उतना ही क्या है, हीट है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एन सी वी स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। क्लियर, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस इतना सा ही एक्सप्रेशन है। सो गाइस अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ हमने टोटल कर लिया आइसोबोरिक, आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल, ये तीनों प्रोसेस कर लिया, और इसके बाद हम करने वाले हैं एडियाबैटिक, प्री एक्सपांशन और साइक्लिक प्रोसेस, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, जो चीजें आपको बताऊंगा। और अभी जो तीनों मैंने करवाया, प्लीज प्रैक्टिस करके ये चीजों को खत्म कर लो। अगर आपको नोट्स चाहिए प्लीज कमेंट करो, ये पूरा का पूरा मैं टेलीग्राम पे आपको भेज दूंगा, तो फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्त।